स्टूडेंट माई सेल्फ एचपी सर, मैं आपका अकाउंट का टीचर। बच्चों, आज हम फिर अकाउंटिंग रेशो के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बच्चों, मैं पिछली वीडियो में आपको लिक्विडिटी रेशो, आपको सॉल्वेंसी रेशो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो समझा चुका हूं। आज इस वीडियो में बच्चों में लास्ट रेशो यानी कि एक्टिविटी रेशो के बारे में बताऊंगा। अब क्वेश्चन उठता है कि सर एक्टिविटी रेशो क्या होता है और एक्टिविटी रेशो क्यों कैलकुलेट किए जाते हैं कंपनी के अंदर। तो थोड़ा सा सुन लीजिए कि एक्टिविटी रेशो का मीनिंग क्या है। एक्टिविटी रेशो आल्सो टर्म एज परफॉर्मेंस और टर्नओवर रेशो द मेजर हाउ विल द रिसोर्सेज हैव बीन द यूज बाय द enterprises. That means, in other words, this ratio measure the effectiveness with which the enterprises use its available resources. The result it expressed in number of times. इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि क्रियाशीलता जो अनुपात होता है वो एक प्रकार की वह माप है जिसमें यह पता लगाया जाता है कि एक व्यवसायिक उपक्रम में उपलब्ध संसाधनों का किस सीमा तक सर्वोत्तम उपयोग हुआ है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिविटी रेशो कहते हैं। बच्चों, एक्टिविटी रेशो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स। फर्स्ट है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, सेकंड ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, थर्ड है आपका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो और लास्ट 4th वर्किंग कैपिटल रेशो। बच्चों, अब हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या होता है। बच्चों, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक। आप स्टॉक को समझते हैं और स्टॉक किससे रिलेटेड होता है आपका बच्चों? आपका स्टॉक गुड्स से रिलेटेड होता है, यानी कि वो गुड्स जिससे हम परचेस या सेल्स करते हैं या रिटर्न करते हैं या हम जो गुड्स होते हैं उनके बारे में। तो इस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फार्मूला होगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। क्या हुआ बच्चों फार्मूला? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। आंसर किस में आना चाहिए आपका? टाइम्स में आना चाहिए। हमारा नोट क्या कहता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। बच्चों, ये मैं पहले पिछली वीडियो में बता चुका हूं आपको, तो इस वीडियो मुझे ज्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैंने कुछ शॉर्ट नोट बनाए हैं, उनको आप याद रखिए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट या सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट है तो माइनस हो जाएगा सेल्स में से, लॉस है तो प्लस हो जाएगा। अब आता है यहां सेकेंड कैलकुलेशन फाइंड करनी है हमें, एवरेज इन्वेंट्री यानी एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेशन बाय 2। यानी कि आपके ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर दिया जाए, उससे 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो आपका एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट हो जाएगा। जब आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको फाइंड हो गई है, आपके पास एवरेज इन्वेंट्री फाइंड हो गई है, आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए और आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कैलकुलेट हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कैलकुलेट हो गया। बच्चों, मैं यहां पर आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट बताना चाहता हूं। वो नोट क्या है, इस बात को आपको समझना है। जब बेचे गए माल की लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तथा एवरेज स्टॉक से संबंधित विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं हो, तो ऐसी दिशा में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निम्न फार्मूले से ज्ञात किया जा सकता है। यहां मैंने हिंदी में लिखा था, फिर भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कौन सा फार्मूला। क्या नहीं दिया हो बच्चों? आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया है, इसके बारे में कोई डिटेल जानकारी नहीं दी है। एवरेज स्टॉक के बारे में कोई डिटेल जानकारी नहीं दी है। तो आपको स्टॉक टर्नओवर रेशो फार्मूले से ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा, जिसमें सेल्स अपॉन क्लोजिंग स्टॉक आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए बच्चों, जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में डिटेल में नहीं मालूम, एवरेज स्टॉक के बारे में डिटेल में नहीं मालूम, तो आप इस फार्मूले के द्वारा स्टॉक टर्नओवर रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं, सेल्स अपॉन क्लोजिंग स्टॉक, और आंसर आपका टाइम्स में ही आएगा।
तो आशा करता हूं कि आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट समझ में आ गया होगा जो कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के बारे में है। बच्चों अब आगे चलते हैं हम सेकेंड रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। बच्चों यहां पर समझने की कोशिश करना कि पहले तो बस समझना है कि ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं और टर्नओवर क्या होता है। देखिए ये रिसीवेबल जो होते हैं हमारे वो डेटर्स और बीआर से रिलेटेड होते हैं। और आप बच्चों जानते हैं कि डेटर्स और बीआर किससे रिलेटेड होते हैं? डेटर्स तभी बनते हैं हमारे बिजनेस में जब हम क्रेडिट सेल्स करते हैं। समझ में आ गई? जब क्रेडिट सेल्स किए हैं आपके तो कस्टमर्स यानी डेटर्स क्रिएट हो गए आपके बिजनेस के अंदर। अब बीआर कैसे क्रिएट होते हैं बच्चों? बीआर जब कोई कस्टमर हमें ये वादा कर लेता है कि मैं इस डेट को पैसा दे दूंगा तो वो हमारे बीआर क्रिएट हो जाते हैं, यानी डेटर में से ही हमारे बीआर क्रिएट हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना यहां पर फॉर्मूले का नाम है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। टर्नओवर रेशो और दूसरा हमारा ये किससे रिलेटेड होते हैं? क्रेडिट सेल्स से होते हैं। तो इनकी जो रिलेशनशिप होगी वो नेट क्रेडिट सेल्स और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से होगी। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब ये होता है बच्चों ओपनिंग आपके डेटर्स और ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर्स क्लोजिंग बीआर और डिवाइडेशन बाय 2 कर दें तो आपके ट्रेड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल फाइंड हो जाता है। चलिए हम यहां नोट करते हैं। तो नेट क्रेडिट सेल्स में से नेट आप सेल्स रिटर्न माइनस कर दें तो आपके नेट क्रेडिट सेल्स फाइंड हो जाएगी। फिर आपको एवरेज ट्रेड रिसीवेबल फाइंड करना है तो आपका ओपनिंग डेटर्स प्लस बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस बीआर डिवाइडेशन बाय 2। तो आपके इस तरह से आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैलकुलेट हो जाएगा। तो आशा करता हूं बच्चों को आपको इस फॉर्मूले में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल समझ में आ गए होंगे। ध्यान रखना बच्चों अगर एवरेज डेटर्स लिखा होता तो हम डेटर्स ओपनिंग डेटर्स और क्लोजिंग डेटर्स लेते, या एवरेज बीआर लिखे होते तो ओपनिंग बीआर ओपनिंग क्लोजिंग बीआर लेते। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि आपको ओपनिंग डेटर्स भी लेना है, ओपनिंग बीआर भी लेना है, क्लोजिंग डेटर्स भी लेना है और क्लोजिंग बीआर भी लेना है। उन दोनों को एडिशन करके 2 से डिवाइड कर दें तो आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल फाइंड हो जाएगा। जब ये दोनों वैल्यू हो जाएं, आप फॉर्मूले में पुट करें तो आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो कैलकुलेट हो जाएगा। आशा करता हूं कि यहां तक आपको बच्चों समझ में आ गया है। अब आगे चलते हैं बच्चों इसी में कुछ छोटे फॉर्मूले भी दिए हुए हैं। कभी कभी डेट कलेक्शन पीरियड भी पूछ लिया जाता है। तो इसका या एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है यदि हम डेज में निकाल रहे हैं तो 365 डेज अपॉन टीआर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? टीआर का मतलब क्या हुआ? टीआर का मतलब हुआ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। यहां रख दीजिए तो आपका नंबर ऑफ डेज में फॉर्मूला आ जाएगा। अगर आप मंथ्स में करना है तो 12 मंथ्स लिखिए तो टीआर लिख लीजिए आप, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो लिख लीजिए, आपका नंबर ऑफ मंथ्स में फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये हो गया आपका बच्चों एक शॉर्ट नोट था डेट कलेक्शन पीरियड या एवरेज कलेक्शन पीरियड को फाइंड करने का। अब हम बात करते हैं बच्चों थर्ड फॉर्मूले पे आते हैं जिसे कहा गया है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, यानी कि टीपीटीआर। मैंने शॉर्ट फॉर्म क्या रखा है इसका? टीपीटीआर, इसलिए आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो आपके। इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। अब आप बच्चों समझ लीजिए ट्रेड पेबल क्या होते हैं। ट्रेड पेबल मतलब आपको पैसा चुकाना है, किसी को देना है। तो हमारे बिजनेस में किसी को पैसा कब आप देना होता है? जब हम क्रेडिट परचेस करते हैं। और क्रेडिट परचेस करते हैं बिजनेस के अंदर तो हमारे क्रेडिटर्स क्रिएट हो जाते हैं बिजनेस के अंदर, और हम प्रॉमिस कर लेते हैं कि इस डेट को चुकाएंगे तो हमारे बिल्स पेबल क्रिएट हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखिए इस फॉर्मूले के अंदर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो के अंदर इनका रिलेशनशिप नेट क्रेडिट परचेस और एवरेज ट्रेड पेबल से होता है। तो हमने यहां फॉर्मूला लिखा है नेट क्रेडिट परचेस और एवरेज ट्रेड पेबल लिखा हुआ है। इनका आंसर भी किस में आएगा? टाइम्स में आएगा। तो नेट क्रेडिट परचेस निकालना है तो क्रेडिट परचेस में से आप परचेस रिटर्न माइनस कर दीजिए, एवरेज
ट्रेड पेबल निकालना है तो वही बताया है, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बीपी, ठीक है। फिर क्लोजिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग बीपी, इन दोनों अमाउंट, चारों अमाउंट को जोड़ लीजिए, डिवाइडेशन 2 कर दीजिए, तो आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा बच्चों, आपका एवरेज ट्रेड पेबल कैलकुलेट हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया? मैं दोबारा समझा देता हूं मैं आपको। क्या है एवरेज ट्रेड पेबल का? ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड बीपी प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स एंड बीपी डिवाइडेशन बाय 2, तो आपका एवरेज ट्रेड पेबल कैलकुलेट हो गया आपका। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया है। अब आगे चलते हैं बच्चों, हम एवरेज पेमेंट पीरियड पे चलते हैं कि एवरेज पेमेंट पीरियड क्या होता है। अगर हम इन डेज में निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होगा 365 डेज अपॉन टीपीटीआर, यानी कि ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। इसका नंबर ऑफ डेज में आंसर आ जाएगा। इन मंथ्स में फाइंड करना है तो 12 मंथ्स अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, तो नंबर ऑफ मंथ्स में आपका आ जाएगा। तो ये आपका एक छोटा सा नोट है इसी फार्मूले के अंदर, किसके अंदर? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो के अंदर। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं बच्चों, हम लास्ट फार्मूले पे आते हैं। लास्ट फार्मूला है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। बच्चों वर्किंग कैपिटल आप पहले से ही फाइंड करना सीख चुके हैं। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दी जाए तो वर्किंग कैपिटल निकल आती है, ठीक है। और इसका रिलेशनशिप किससे होती है? नेट सेल से। तो फॉर्मूला क्या हुआ आपका? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख लीजिए, या नेट सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल। बच्चों मैं आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और आज आपका बच्चों मैंने आपके अकाउंटिंग रेशो के चारों आपके रेशो मैंने एक्सप्लेन कर दिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।